नाम पे इस्लामिस्ट का जो एक चेहरा था, वो असले के नाम पे या मुसल्ला जदोजहद का उन्होंने आगाज किया। अब देखें, जो 80 से 80 से 83 तक, ये 3 या 4 साल जो हैं, इन 3 या 4 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा तालिब इल्म जो है एजुकेशनल कैंपसेस में फायर लगने से मरे। ठीक है, तो ये असला स्टेट की सुपरविजन में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट जो है ये कैंपसेस में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया, अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता रहा। अच्छा, अब किसी बंदे ने ज़ियाउल हक को ये मशवरा दिया कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा आगे, या इनकी प्रमोशन तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे अयूब का दौर खतरे में पड़ गया था, अयूब को कुर्बानी देनी पड़ी अपने रिजीम की, तो अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन करनी पड़ेगी। अच्छा, वो फिर स्याह दिन आता है 9 फरवरी 1984 का, कि उस स्याह दिन में ये होता है कि स्टेट जो है वो स्टूडेंट यूनियन को बैन कर देती है, और ये नैरेटिव लिया जाता है कि भाई स्टूडेंट यूनियंस आर क्रिएटिंग द वायलेंस इन द एजुकेशनल कैंपसेस, कि एजुकेशनल कैंपसेस के अंदर स्टूडेंट यूनियन की वजह से वायलेंस हो रहा है। अच्छा, वो तलबा तंजीमों को कर्ब करने का दौर था, लोगों को एजुकेशनल कैंपसेस से पकड़ा गया, गायब किए गए लोग, ठीक है, यूनियन के इंतखाबात बैन कर दिए गए, एजुकेशनल कैंपसेस में रेंजर पुलिस या मतलब एजुकेशनल कैंपसेस में आर्मी डिक्टेटरशिप का दौर था। आर्मी ने उन स्टूडेंट्स को स्नब करना शुरू कर दिया, मार्शल ऑर्डिनेंस के तहत लोगों को और स्टूडेंट को। इस चक्कर में सिर्फ और सिर्फ ये देखें आप कि मतलब कोई एक स्टूडेंट इफेक्ट नहीं हुआ, पूरा एक एजुकेशनल सिस्टम इफेक्ट होता है। उसके बाद ये हुआ कि 1984 के बाद फिर जब 88 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, ठीक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इंतखाबात का ऐलान करती हैं, ठीक है, और यूनियन के इंतखाबात का इनकाद किया जाता है। ठीक है, कि यूनियन के इंतखाबात कैसे होंगे, सिर्फ पंजाब के अंदर यूनियन के इंतखाबात होते हैं। ठीक है, और उन इंतखाबात में आप ये देखें कि असद गाजी साहब इस बात का चलें जवाब देते हैं। अच्छा, इंतखाबात जो हैं, जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इतनी मजबूत थी, स्टूडेंट बहाल क्यों नहीं करवा सकी। ठीक है, अच्छा, अब देखें आप, इन इंतखाबात जब होते हैं 1989 में, ठीक है, पंजाब के 155 कॉलेजेस के अंदर अंजमन तलबा इस्लाम विन करती है, मुख्तलिफ अलायंस बना के, कहीं क्लीन स्वीप किया, कहीं अलायंस बनाए। ठीक है, अंजमन तलबा इस्लाम क्यों विन की, अंजमन तलबा इस्लाम ने क्यों विन किया, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ATI जो नज़रिया लेके आई थी, इससे पहले तमाम नज़रिए जो थे वो लोग उनको ट्राई कर चुके थे, स्टूडेंट्स बेसिकली उनको ट्राई कर चुके थे। अंजमन तलबा इस्लाम के पास एक ये पीसफुल नैरेटिव था कि हम पुरअमन तलबा तंजीम है और हमने फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करना है, और हमने एक ऐसी बुनियाद रखनी है तालिब इल्मों के लिए कि जो कि आगे चल के सोसाइटी को बिल्ड कर सके, नेशन को सर्व कर सके। और माजी में भी अंजमन तलबा में भी अंजमन तलबा, आम आदमी पार्टी, बेटा आप स्टूडेंट ही लग रहे हैं मेरे, थोड़ा सा होल्ड करें, मैं इंशाल्लाह मुझे इनबॉक्स करें, मैं मैसेज के आपके सारे मैसेजेस के जवाब दूंगा। अच्छा, उसमें ये है कि एक 1989 में जब अंजमन तलबा इस्लाम ने पंजाब के कॉलेजेस में विन किया, तो स्लोगन जो ATI लेके आई थी, वो स्लोगन जो था वो मिली यकजहती साल अंजमन तलबा इस्लाम ने बनाया था, या कौमी यकजहती साल। तो उसमें भी ये उनसर था कि हमने यकजा होना है और मुल्क मिलत की बेहतरी के लिए, नेशन की बिल्डिंग के लिए, करैक्टर बिल्डिंग के लिए हमने सर्व करना है। इस वजह से अंजमन तलबा इस्लाम को पजीराई मिली और 155 कॉलेजेस में अंजमन तलबा इस्लाम ने विन किया। तारीख इस बात की शायद है, ठीक है, जंग में भी एडिटोरियल और ये फोरम वगैरह आज भी तारीख का वो हिस्सा है। अच्छा, फिर आपको पता है कि असम्बली टूट गई पीपल्स पार्टी की, फिर 1992 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई। नवाज शरीफ ने खुद मतलब हुकूमत ने रिट की और सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया इसको, स्टूडेंट यूनियन को।
फिर उसके बाद पाकिस्तान पॉलिटिकली इनस्टेबल रहा, कभी एक जमहूरी दौर कभी पूरा ही ना हो सका, कभी पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून, फिर पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून, ठीक है। तो फिर मार्शल लॉ का दौर आ जाता है परवेज़ मुशर्रफ का। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर 2008 में ख़त्म होता है। 2008 में दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहले खिताब में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 2008 में ये ऐलान करते हैं कि हमने तलबा तंजीमों को बहाल करना है। तलबा तंजीमें इस आस पे कि शायद अब बहाली हो जाए, तलबा तंजीमें अपना काम जारी रखती हैं, लेकिन ये सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाया गया। फिर 2017 में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, ठीक है, कि 2017 में ये हुआ कि सेनेट में एक करारदाद मंजूर हुई सेनेट से, और ये कहा गया कि तलबा यूनियंस जो हैं उनको बहाल किया जाना चाहिए, एजुकेशनल कैंपसेस में यूनियन के इंतखाबात होने चाहिए, तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको डिसाइड किया जाए। लेकिन अभी तक कोई कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड नहीं हो सका कि तलबा तंजीमें जो हैं उनको उनसे पाबंदी हटाई जाए। तो आया तलबा तंजीमें जो हैं इनसे पाबंदी कैसे हटाई जाए, क्यों हटाई जाए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। तो ये सारे कुछ ऐसे तल्ख सवाल हैं कि जिनका जवाब बतौर तलबा तंजीम आपको ढूंढना है, आपको देखना है, और इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है तलबा तंजीमों का क्या किरदार रहा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये एक बड़ा जामे एक टॉपिक है और आपको बतौर तालिब इल्म और तालिब इल्म रहनुमा इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, गुफ्तगू को समेटने की तरफ आता हूँ कि इसको क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल से मेरा टाइम भी काफ़ी हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि एक चीज़ ये है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान क्लास डिस्टिंक्शन पे बेस करता है, कोई माने या ना माने। पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म है, फ्यूडल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये दो क्लासेस हैं, और तीसरी क्लास लेबर क्लास है, ठीक है। फ्यूडल्स जो हैं वो पंप एंड शो करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट उनको सपोर्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं, सीएसपी ऑफिसर जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी को, मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वेल्थ को, पंप एंड शो को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब ये कौन लोग हैं? फ्यूडल्स वो हैं कि जिनके जो एंसेस्टर थे उनको एग्रीकल्चर लैंड दी। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर जरी मुल्क है। पाकिस्तान का जो 75% पाकिस्तान की जो आबादी है वो इस पर डिपेंड करती है। जीडीपी पाकिस्तान का ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो जिनके पास ज़मीनें हैं और जिन्होंने उन ज़मीनों को ऑन किया हुआ है, कॉलोनियल दौर में जो उनके एंसेस्टर जो थे वो गुलाम थे, मतलब तो वो आज फ्यूडल्स कहलाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है? वेल्थ, अपनी दौलत लगाते हैं इन फ्यूडल्स पे, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं, मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी आप देखें कि मुल्क का 20% हिस्सा, जी बिलावल भाई, मुल्क का 20% हिस्सा जो है वो क्या कर रहा है? पाकिस्तान की पॉलिटिकल सेटअप को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप में से बिलावल गोंदल हो गया, चौधरी उमर गुमन हो गया, GM अवैसी हो गया, नुमान जबार हो गया, आमर इस्माइल हो गया, मोहम्मद अकरम रिजवी हो गया, मियाँ अकब मुस्तफ़ाई हो गया, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे दोस्त, इजाजुल मुस्तफ़ा हो गया, ठीक है, और बहुत सारे दोस्त जो हैं, ये सारे दोस्त अगर पॉलिटिकल सेटअप में आ जाएंगे, ये ले मैन है। ये मतलब एक स्टूडेंट की या इस दुनिया जो है यहाँ जिससे मतलब वो इन मसाइल को जानते हैं, अगर वो पॉलिटिकल सेटअप में आ जाएंगे तो बिलावल और मरियम को जगह मिलेगी? कभी नहीं। क्योंकि जितनी पॉलिटिकल ग्रोथ जो है एक स्टूडेंट लीडर की हो चुकी होती है, इन लोगों की नहीं हो सकती, ठीक है। ना इनकी एजुकेशन पाकिस्तान की, ठीक है, ना इनका ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान का, ना ये पाकिस्तान के लोगों के मसाइल से आगाह हैं, ना इनको ये पता कि पाकिस्तान का एक स्टूडेंट किन मजबूरियों से या किन क्राइसिस से गुजर के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है। इन चीज़ों का पता तो मुझे है, आपको पता है, ताहिर अमीन साहब को पता है, ठीक है, ज़िशान अफजल साहब को पता है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग इस पॉलिटिकल सेटअप में आ जाएंगे तो इन लोगों का क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। ये लोग क्यों आने देंगे आपको आगे?
ये फ्यूडल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों एक आम किसान के आदमी को, किसान के बच्चे को क्यों ये प्रमोट करेंगे? ये क्यों चाहेंगे कि इस मुल्क की भाग दौड़ जो है वो एक ऐसा बंदा संभाले कि जो पाकिस्तान को एक नई डगर पे लेके जाए? आप ये देखें, मैं मतलब आपसे मुखातब हूँ, आप लोग सुन रहे हैं इसलिए बात कर रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान जो है ये खुदादाद सलाहियतें हैं पाकिस्तान के लोगों में भी, और पाकिस्तान जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से अगर आप पाकिस्तान को देखें, सिर्फ मैं एक बात करूंगा, खत्म करूंगा बात को, पाकिस्तान की अगर आप जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया के उस खित्ते में मौजूद है कि जिस खित्ते से आप देखें कि हम इंडियन ओशन के बैंक पे हैं। दुनिया की तजारत का 65% जो है वो इंडियन ओशन से होता है। पाकिस्तान डायरेक्टली इससे बेनिफिट ले सकता है। अब आप देखें लैंड लॉक स्टेट जो एनर्जी रिच स्टेट हैं, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी जो स्टेट्स हैं जो एनर्जी रिच स्टेट हैं, ठीक है, इन रिच स्टेट से पाकिस्तान का जमीनी राब्ता है वाखान स्ट्रिप के जरिए। अब पाकिस्तान जो है दुनिया की मैशियत को कंट्रोल कर सकता है। 4 मौसम है आपके पास, टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा आपके पास चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं, दुनिया का सबसे बड़ा माशी एग्रीकल्चर निजाम आपके पास है, चावल बनाने वाले आप हैं, नमक सबसे ज्यादा आप बना रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सी मादनियात हैं जो नहीं है? कोयला आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको यूटिलाइज कौन करे? कौन सी ऐसी लीडरशिप है? बिलावल भुट्टो, मरियम, ये एक ऐसे मतलब ऐसी चीजें हैं कि जिन चीजों को आपको समझना होगा। आपको बतौर तलबा तंजीम, आपको बतौर स्टूडेंट लीडर इन चीजों से आप आगाह होने चाहिए, आपको इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान में आप रहते हैं। व्हाट इज पाकिस्तान? पाकिस्तान इज एनर्जी रिच स्टेट, और जितने नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास हैं दुनिया में बहुत कम ममालिक को ऐसा मैसर होता है। आपके इर्द गिर्द टूरिज्म का बहुत बड़ा देखें, कंज्यूमर जो हैं, बात थोड़ी पुरमग्ज है, फोकस करेंगे तो समझ आएगी। कंज्यूमर देखें, कोई भी प्रोडक्ट बनती है उसको कंज्यूमर चाहिए। ये जनूबी एशिया का जो खित्ता है इसमें इंडिया है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क, इसमें चाइना है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क, इसमें इंडोनेशिया है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क, इसमें पाकिस्तान है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क। तो जो अमेरिका है या जो यूरोपियन या अमेरिकन स्टेट्स हैं, उन्हें अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस खित्ते में आना है, और इस खित्ते में आने के लिए कभी वो इराक पे हमला करते हैं, ठीक है, कभी वो सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, कभी वो ईरान और सऊदीया की जंग करवा देते हैं, ठीक है, कभी वो अफगानिस्तान पे हमला आवर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी थिंकिंग है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है, और वो लॉबी और वो ये जो थिंकिंग है, वो ये थिंकिंग चाहती है कि किसी भी तरह पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस्लामाइजेशन जो है, इस्लाम जो है उसको काउंटर किया जा सके। ये बातें किसे समझ आएंगी? ये बातें आपको समझ आएंगी, ये बातें आप सीखेंगे, आप जानेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक स्टूडेंट लीडर हैं, आपने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। अगर स्टूडेंट यूनियन को बैन ना किया गया तो मसला क्या है? स्टूडेंट यूनियन को बैन ना किया गया तो मसला यह है, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर यह डिबेट शुरू हो जाएगी। प्यारे भाई, अगर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर यह डिबेट शुरू हो गई तो इन लोगों को तो अपना दामन बचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर जो मैंने अभी आपसे बात की, ये डिबेट अगर यूनिवर्सिटीज में शुरू हो जाती है, इन डायनामिक्स पे अगर कोई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बात करना शुरू कर देता है, तो ये फ्यूडल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट किधर जाएंगे? कैसे, मतलब इनका क्या बनेगा? तो ये देखें कि ये एक साजिश के तहत एक ऐसा नैरेटिव डेवलप किया गया है कि भाई तलबा यूनियन को बैन होना चाहिए। क्यों बैन होना चाहिए भाई? क्यों बैन होना चाहिए, मुझे बताएं। क्या है? क्या तलबा यूनियन अपने हकूक की बात करेंगे? ना सिर्फ अपने हकूक की बात करेंगे, वो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करेंगे, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ग्रो करने की बात करेंगे। सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो वो आपसे बेहतर जानते हैं। अब इस सिनेरियो को, इस नजरिए को और इन चीजों को स्नब करने के लिए स्टूडेंट यूनियंस को यूनिवर्सिटीज के अंदर बैन किया जाता है। मुझे ये बताएं, आप पॉलिटिकली ग्रो कर रहे हैं, आप एक आपका मतलब जो सदर मुंतखब होता है किसी भी तंजीम का, अंजुमन तलबा इस्लाम, चूंकि मैं रहा हूं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। अंजुमन तलबा इस्लाम कराची से लेकर आप कश्मीर तक, खैबर,
पाकिस्तान के हर खित्ते में आप जाते हैं, आपको पता है ट्रैवलिंग कहाँ से करनी है, कहाँ से आपने बैठना है, कहाँ जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। जब आप पॉलिटिकल सेटअप में आएंगे तो आप लोगों के मुश्किलात को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे। जब आप लोगों की मुश्किलात को अच्छे तरीके से जानेंगे, आप ऐसी डेवलपमेंट्स करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट और फ्यूडल्स जो हैं इनका मुस्तकबिल तो खतरे में पड़ जाएगा। तो फिर ये क्यों यूनिवर्सिटीज में ऐसी डिबेट को प्रोवोक करेंगे, ऐसी डिबेट को प्रमोट करेंगे? मुझे ये बताएं, वायलेंस को बेस बना के इन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन किया, कहां पे वायलेंस नहीं हो रहा? क्या पॉलिटिकल सेटअप में वायलेंस नहीं है? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आए रोज जो लोगों की गर्दनें उड़ाई जाती हैं, क्या ये वायलेंस नहीं है? मैं पिछले 36 साल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स या स्टूडेंट यूनियन पे बैन है। भाई क्यों बैन है? मेरी उम्र 36 साल नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं है वो दौर। मैं क्या जानूं वायलेंस क्या होता है? आप क्या जाने वायलेंस क्या होता है? बहरहाल ये बड़ा अच्छा टॉपिक था, आप लोगों ने उम्मीद है कि इसको जो है इंजॉय किया होगा। अच्छा सेशन था। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अनमत अरबा इस्लाम की क़यादत का शुक्रिया कि उन्होंने मौका फराम किया, और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े रहे शुरू से आखिर तक, आप सारे दोस्तों का शुक्रिया। किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत, ठीक है। बाकी यार जिंदा सोबत बाकी। आखिर में अलामा के इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि क्यों ज़ियाकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, क्यों ज़ियाकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ महवे गमे दोष रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ महवे गमे दोष रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और खमातन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। और फिर कहा कि है दोनों की परवाज़ इसी एक फ़िज़ा में, है दोनों की परवाज़ इसी एक फ़िज़ा में, शाही का जहाँ और है करगस का जहाँ और। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिलावल भाई इंशाल्लाह आपसे रब्ता होता है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।